नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज करंट के टॉपिक में एक नया अध्याय जोड़ रहा हूँ। खास कर मैगज़ीन पर आधारित है और मैगज़ीन में मैं प्रतियोगिता दर्पण को लाया हूँ और इसे जनवरी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, तो चलिए जनवरी के प्रतियोगिता दर्पण में जो इम्पोर्टेंट करेंट्स हैं मैं उसे जो है समराइज़ करके लिखा हूँ। तो चलिए उस पर आधारित ये जो है टॉपिक मेरा है और इसको हम लोग समझते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहला जो है जनवरी का जब प्रतियोगिता दर्पण पलट के देखिएगा तो उसमें अयोध्या विवाद आया था। तो अयोध्या विवाद क्या था उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। अयोध्या विवाद जो था वह दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को जो है मंदिर को गिरा दिया गया था। उसी समय जो है यह विवाद आया था दोस्तों। तो आपको पूछा जाएगा कि अयोध्या विवाद कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को हिंदू कार सेवकों के द्वारा जो है मस्जिद को गिरा दिया गया था। अब है कि अयोध्या विवाद में कौन कौन से पक्ष शामिल थे, तो उसमें 3 पक्ष थे, रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा था दोस्तों। और ये विवाद इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि इसका जो है रिसेंट में कहा जाए कि डिसीजन आया हुआ है और डिसीजन जो है रामलला विराजमान के पक्ष में आया था, तो इसलिए बहुत फेमस है। चलिए ये अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा अयोध्या विवाद से कौन आयोग संबंधित है, तो लिब्रान आयोग है। और ये कितने एकड़ ज़मीन की विवादित थी, तो 2.77 एकड़ ज़मीन का विवाद था इसमें। और इसका डिसीजन जो है 9 नवंबर 2019 ईस्वी को अंतिम फैसला के रूप में आया और ये फैसला जो है रामलला विराजमान को दिया गया। और रामलला विराजमान जो है एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार किया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है दूसरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। इसको जो है कोर्ट के द्वारा अयोध्या के ही आसपास में 5 एकड़ दूसरी जगह ज़मीन देने की बात कही गई है। और तीसरा पक्ष निर्मोही अखाड़ा था जिसके दावे को जो है सुप्रीम कोर्ट अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अयोध्या विवाद का जो ऐतिहासिक फैसला 9 नवंबर 2019 को आया, उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, तो उस समय जो चीफ जस्टिस थे वो रंजन गोगोई थे दोस्त। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट एक है कि अयोध्या विवाद जो है हुआ था तो उस जगह जो है एक मंदिर होने की बात कही जा रही है। तो ये मंदिर जो है बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। तो ये बाबरी मस्जिद किसने बनाया था, तो मीर बकी नाम के व्यक्ति ने बनाया था, जो कि मुगल वंश से संबंधित था दोस्तों। चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, करतार कॉरिडोर। ये भी काफ़ी फेमस रहा था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। करतार कॉरिडोर क्या है, तो यह पाकिस्तान में अवस्थित है और हाल ही में जो इस कॉरिडोर को जो है पाकिस्तान के द्वारा चालू किया गया है। पहले होता था क्या कि ये बहुत ही कहा जाता है ऐसा 4 से 5 किलोमीटर का ये कॉरिडोर था जिसके लिए वीज़ा बनाने की आवश्यकता होती थी, मगर पाकिस्तान सरकार द्वारा जो हाल ही फिलहाल में इसे खोल दिया गया है। अब जो है गुरु नानक से संबंधित इस स्थान को बगैर वीज़ा का आदमी जो है देख सकता है, जा सकता है। अगला हम लोग चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, दादर नगर हवेली के बारे में आप लोग सुने होंगे कि दादर नगर हवेली एवं दमन दीव ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसे हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा दोनों को जो है मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। तो चलिए इससे संबंधित हम फैक्ट को देखते हैं। इसमें फैक्ट जो महत्वपूर्ण है वो है आपका कि दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, तो इस पे किसका अधिकार था, तो पुर्तगाली का अधिकार था, हम देखिए लिखे हुए हैं। उसके बाद यह वर्तमान में क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश दोनों था। केंद्र सरकार ने किस पॉलिसी के तहत दोनों को मिलाया है, तो ये अगर पॉलिसी अगर आपसे पूछे तो मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये इसकी एनडीए की अभी पॉलिसी है। एनडीए दैट मीन्स करने का मतलब जो मोदी सरकार केंद्र में है उसकी पॉलिसी अगर पूछा जाए कि शासन करने की पॉलिसी क्या है, तो मिनिमम गवर्नमेंट कम से कम सरकार और मैक्सिमम गवर्नेंस अधिक से अधिक क्या होगी करने का नेतृत्व करने की बात है दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इससे संबंधित और कुछ फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए हम लिखे हैं, अब वर्तमान में जैसे ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया जाएगा तो अब ये जो है कुल मिला के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है अब 8 रह जाएगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 था और बाद में जो है जम्मू कश्मीर का जब धारा 370 को हटाया गया तो उससे 2 केंद्र शासित बनाया गया, तो कुल मिला के 7 + 2 बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ समझना है क्या कि 9 हो गया, अब फिर 2 केंद्र शासित को मिलाकर 1 बना दिया गया, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब अभी पूछेगा वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको कितना 8 है।
ठीक। और राज्य कितने हैं, तो 28 राज्य होंगे। ठीक। अब उसके बाद देखना है कि विलय के बाद कुल कितना जिला होगा। जब दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाया जाएगा तो इसमें 3 जिले होंगे। उसके बाद ये किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आएगा, तो ये जो है मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत आएगा दोस्तों। और यहाँ पर कितने लोकसभा की सीट होंगे, तो 2 लोकसभा के सीट होंगे। और इसमें क्या विधानसभा होगी, तो नहीं होगी। आपको बता दें कि विधानसभा युक्त 3 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक जम्मू कश्मीर को बनाया गया है, पहले से दिल्ली है, और पुडुचेरी है दोस्तों। ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। इसी से रिलेटेड और कुछ टर्म है उसको देख लेते हैं कि पुर्तगाली 1783 में जो है दादर नगर हवेली पर कब्जा किया था। और पुर्तगालियों से 2 अगस्त 1954 को भारत ने दादर नगर हवेली को स्वतंत्र कराया था। जब स्वतंत्र हुआ था तो उसे 10वें संविधान संशोधन के तहत दादर नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया था। उसके बाद और एक फैक्ट हमने लिखा है गोवा के संबंध में। तो देखिए, गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र कराया गया था, तो गोवा को पुर्तगालियों से जो स्वतंत्र कराया गया था दोस्तों, वो जो कराया गया था आपका 1961 ईस्वी को कराया गया था। ठीक। और गोवा को जो है कब राज्य की दर्जा प्राप्त हुई थी, ये 1987 को राज्य की दर्जा प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में मतलब टर्म है, टर्म में देखते हैं कि भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो गोवा में मनाया गया। और उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो अमिताभ बच्चन थे और रजनीकांत थे दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड किसे दिया गया है, रजनीकांत को दिया गया है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है, प्रकाश जावड़ेकर हैं। उसके बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मतलब सेंसर बोर्ड इसे कहा जाता है, इसके अध्यक्ष अभी कौन है, तो प्रसून जोशी हैं, जो मतलब फिल्म को जो है सत्यापित करता है, सर्टिफाइड करता है किस कैटेगरी के, सामाजिक फिल्म है या अन्य श्रेणी के हैं ये। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या कि महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित है। महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित है, इसमें है क्वेश्चन क्या, तो महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में मैं एक ही पॉइंट लिखा हूँ, कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी, 288 है। बाकी आप लोग सर्च करके देखेंगे कि कुल लोकसभा वहाँ कितनी है और कुल राज्यसभा कितनी है। ठीक ना दोस्तों, तो आप इसे देखेंगे, आपको पता ही होगा कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन वैसी सदन होती है जो कभी भंग नहीं होती है, और निम्न सदन वह सदन होती है जो नियमित अंतराल के बाद भंग होती है। जैसे कि लोकसभा जो है 5 साल के बाद हमेशा क्या होती है, वह भंग होती है। ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन जो है मेरा वो है आपका कि महाराष्ट्र के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं। उसके बाद राज्यपाल अभी कौन है, श्री भगत सिंह केसरियारी है। उसके बाद महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यशवंत राव चौहान हैं। और यहाँ पे सरकार जो बनी है, गठबंधन की सरकार बनी हुई है, तो गठबंधन में 3 आदमी शामिल हैं वर्तमान में, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं मेघालय का। मेघालय का एक ऐसी सक्रिय उग्रवादी संगठन था जिसे उपा के तहत असंवैधानिक घोषित किया गया है, तो वो उसका नाम बताना है। तो मेघालय में सक्रिय उग्रवादी संगठन मतलब हिनीव ट्रेप नेशन लिबरेशन काउंसिल HNLC है। ठीक ना दोस्तों। तो इसे हाल ही में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है इसे उग्रवादी संगठन की दर्जा दी गई है, और इसे एक भारत सरकार के पास एक एक्ट है जिसके तहत जो है इसे अवैध घोषित किया जाता है, जिसका नाम है UPA UAPA। आगे हम इसका डिटेल किए। UPA का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1977। मतलब UPA एक्ट 1977 के तहत जो है कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ दिखाती है तो उसे गैर कानूनी या प्रतिबंधित सरकार कर सकती है। तो कहा जाएगा कि कोई भी संस्थान को अगर गैर कानूनी या अवैध घोषित करना हो तो किस एक्ट का प्रयोग किया जाएगा, तो UPA 1967 को किया जाता है दोस्तों। ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। चंद्रयान 2 का परीक्षण कब किया गया था, 22 जुलाई 2019 को किया गया था, हालांकि ये सफल नहीं रह सका। ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। इसी क्रम में हम एक टर्म पढ़े थे, सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से क्या किया जाता है, तो उपग्रह का परीक्षण किया जाता है। अब सतीश धवन कौन थे, तो सतीश धवन जो है मिसाइल मैन अबुल पाकिर जैनुल आबदीन, जिसे APJ अबुल कलाम बोलते हैं, उसके गुरु थे।
और भू स्थिर उपग्रह हमेशा पृथ्वी से कितनी सतह ऊंचाई पर लगाई जाती है, तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाई जाएगी दोस्तों। ठीक ना, आगे हम लोग चलते हैं। इसरो भी टर्म में था। तो इसरो क्या है, तो जिस तरह अमेरिका का नासा ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरह से भारत का जो है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था और ये कर्नाटक में स्थित है। कभी कभी इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, उसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी पूछता है कि इसरो का जो है एक अभिन्न अंग, एसेंशियल पार्ट ऑफ इसरो कहा जाता है उसे बोला जाता है मेन कंट्रोल फैसिलिटी, MFC। ये MFC के बारे में पूछा जाता है, मेन कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ अवस्थित है, तो ये भी कर्नाटक में ही दोस्तों अवस्थित है। और कर्नाटक में उस जगह का नाम है हासन। ये कहाँ अवस्थित है, हासन में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान। इसे हाल ही में जो है कि सेंट्रल सरकार के द्वारा मान्यता वो वगैरह सब दिया गया है, तो इसलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान, कहाँ है, लद्दाख में है, जो कि लद्दाख हाल ही में जो है केंद्र शासित प्रदेश बना है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो लद्दाख के स्थानीय संस्कृति और सोवा रिगपा औषधि को बढ़ावा देना इस संस्थान का मुख्य कार्य है। तो इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन याद रखना है कि सोवा रिगपा किस क्षेत्र में विख्यात है, तो लद्दाख में। राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान कहाँ है, तो लद्दाख में। इसमें अब ये संस्थान का मुख्य कार्य क्या है, तो लद्दाख की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना। जैसे आपको पूछा जाएगा कि लद्दाख की स्थानीय संस्कृति क्या है, तो आप वहाँ का जो भी स्थानीय लोक नृत्य है या स्थानीय जो भी चीज़ कला प्रदर्शनी है उसको ये क्या करेगा, बढ़ावा देगा दोस्तों। और सोवा रिगपा जो है एक प्रकार का औषधि है जो रियर ऑफ डेरेस्ट है, जो लद्दाख के क्षेत्र में प्राय मिलता है, इसलिए उसके उत्थान के लिए ये संस्थान को गठित किया गया है। नाउ स्टार्ट अगेन, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारत में एक सड़क पर रिपोर्ट आई थी 2020 का जनवरी का, जब प्रतियोगिता दर्पण पढ़िएगा तो उसमें जो है सड़क दुर्घटना पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की थी केंद्र सरकार ने, खासकर के सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया था। तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को नोट किया है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो नवंबर 2019 में किया गया था। दुर्घटना में कितने पुरुष की, मतलब मृत्यु तो दोनों को होती, महिला पुरुष दोनों को होती है, तो उसमें पुरुषों का कितना प्रतिशत है, 86%, महिला का कितना है, 14%। सर्वाधिक दुर्घटनाएं कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में। सर्वाधिक दुर्घटनाएं जब होती है तो उसमें सर्वाधिक मौत कहाँ, देखिए सर्वाधिक दुर्घटनाएं अलग टर्म है और सर्वाधिक मौत अलग टर्म है। ठीक ना, दुर्घटनाएं होती हैं बट मौत नहीं होती है, तो उस कंडीशन में तमिलनाडु आगे है। और सर्वाधिक दुर्घटना के बाद मौत कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अभी जो हम कुछ देर पहले चर्चा किए थे वही चीज़ ये है कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक जो होते हैं उच्च सदन होते हैं, एक निम्न सदन होते हैं। तो उच्च सदन जो है राज्यसभा होता है और उसे अस्थायी सदन कहा जाता है। निम्न सदन जो होता है लोकसभा होता है, उसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि ये 5 वर्ष के अंतराल में इसे क्या किया जाता है, विघटित किया जाता है दोस्तों। और इसे अन्य नाम से हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब विदेश में जो घटित हुए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए मॉरिशस में एक आम चुनाव हुआ था और आम चुनाव से संबंधित हम कुछ फैक्ट को नोट किए हैं दोस्तों। तो मॉरिशस के बारे में, तो देखिए मॉरिशस इसलिए हम पढ़ते हैं कि वहाँ के जो शासक जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। तो वहाँ वर्तमान के प्रधानमंत्री अभी कौन है, प्रविंद जगन्नाथ है दोस्तों। उसके बाद मॉरिशस कहाँ अवस्थित है, तो यह हिंद महासागर में अवस्थित है और ये कैसा देश है, द्वीपीय देश है दोस्तों। मॉरिशस की राजधानी कहाँ, पोर्ट लुइस है। मॉरिशस किस कॉन्टिनेंट का ये पार्ट है, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, तो किसका पार्ट है, तो अफ्रीका का है। और ये पूर्व में किसका उपनिवेश रहा था, तो ब्रिटेन का रहा था। नाउ स्टार्ट, आगे हम लोग चलते हैं। आसियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर दैट टाइम। नाउ सी द एब्रीविएशन ऑफ आसियान। तो आसियान का फुल फॉर्म जो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
खास करके अभी संस्थाओं में जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था ये है, और इसमें जो भागीदारी होती है भारत की बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इसलिए मैं इसे नोट किया हूँ। तो पहले आसियान का फुल फॉर्म याद कर लीजिए जो मैं पढ़ के सुना दिया हूँ। उसके बाद इसका 35वीं बैठक जो नवंबर 2019 में हुआ था, तो कहाँ हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं, और 10 सदस्य का मैंने नाम लिख दिया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, जिसमें कि ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। मैं बहुत सारे मतलब यूनियंस का जो है, मतलब खास करके संगठन का शॉर्ट ट्रिक मैं क्रिएट किया हूँ, तो उसको सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में मैं ला दूँ, इसलिए यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट क्रिएशन नहीं दिया हूँ। आगे मैं जो वीडियो लाऊंगा तो उसमें बहुत सारे, जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, आसियान हो गया, फिर सार्क हो गया वगैरह जैसे संस्थान है, तो इसके सभी सदस्य देशों का जो मैं ट्रिक लेकर आऊँगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, इसको RCEP कहा जाता है दोस्तों, ठीक ना। ये आप जब उस समय पेपर पर अगर पढ़ते हैं कंटिन्यू, तो उस समय भी काफ़ी चर्चा में रहा था, क्योंकि भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, तो काफ़ी चर्चा में रही थी, ठीक ना। ये ग्लोबल मैटर था। तो RCEP इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप होता है, और इस पे जो है भारत हस्ताक्षर नहीं किया था। तो इस पर हस्ताक्षर भारत का नहीं करने का एक ही उद्देश्य था कि अगर ये रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप अगर हस्ताक्षर कर देता है, तो ये मतलब टैरिफ फ्री ट्रेड है। टैरिफ फ्री ट्रेड करने का मतलब है इस पर बहुत कम से कम, मतलब ना के बराबर टैक्सेज जो है लगती। जैसे चीन का सामान भारत में आना है तो उस पर टैक्स नहीं लगती। इस कंडीशन में भारत को इस बात का डर था कि जैसे डेनमार्क के पास इतनी दूध की उपलब्धताएं हैं कि वो जो है भारत को 3 रुपया से 4 रुपया में दूध देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर वो 3 से 4 रुपया में अगर दूध अगर भारत में सप्लाई करने लगता, तो भारत में जो दूध का प्रोडक्शन है, जो यहाँ के किसान प्रोडक्ट का मतलब कर रहे हैं, तो इसकी प्रोडक्शन को वो क्या करता है? डंप कर देता है। चूँकि 3 रुपया में अगर वहाँ का दूध सप्लाई हो रही है भारत में, तो लोग ऑब्वियसली सस्ता चीज़ खरीदने के लिए कदम बढ़ाता है, ठीक ना। जिससे कि भारत का जो है कुटीर उद्योग से जो भी सामान बनती है, जो भी दूध वगैरह जो भी मतलब सामान है, वो जो है उतना परचेजिंग नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है भारत का जो है अर्थव्यवस्था बिगड़ सकता था। तो ये सब सोचते हुए जो है RCEP के ऊपर मोदी जी जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे दोस्तों। तो बस आपको ये समझना है कि RCEP क्या है। तो यह जो है एक स्वतंत्र व्यापार का समझौता, ट्रेड एग्रीमेंट था, ठीक ना दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं, ASEAN +3 क्या था। तो ASEAN +3 क्या, देखिए, तो ASEAN का जब बैठक हो रहा था तो उसमें ही 3 देश जो है अलग होकर एक अपना बैठक किया था, तो इसी को ASEAN +3 कहा गया था। आपको याद होगा इससे पहले भी भारत भी जो है 3 देशों के साथ जो है मिलकर बैठक किया था, जिसको नाम जे दिया गया था, JAYJ। तो जे से जापान हो गया, ए से अमेरिका हो गया था, सॉरी जय दिया गया था, ये गलत लिखा गया है दोस्तों, JAI दिया गया था दोस्तों। जे से जापान था, ए से अमेरिका था, आई से इंडिया था। तो उसी तरह से इस बार तो भारत किसी के साथ पार्टिकुलर बैठक किया नहीं था, जनरली भाग लिया था, मगर अब की बार जो है 3 देश और भाग लिया था स्पेशली, जिसको कि ASEAN +3 का नाम दिया गया। तो इसमें 3 देश जो थे, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया था, जो अलग से बैठक किया था, उसी को ASEAN +3 कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, ASEAN का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। और पीछे हम तो बता ही दिए थे ASEAN की स्थापना कब हुई थी, 1967 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स। ये भी संगठन ही है दोस्तों, जैसे आप ASEAN पढ़े उसी तरह से ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स में जो वर्ड है वही कंट्री का नाम भी है। तो चलिए, B से ब्राज़ील होता है, R से रूस होता है, I से इंडिया होता है, C से चाइना होता है, और S से साउथ अफ्रीका होता है। हालांकि जब ब्रिक्स का गठन हुआ था तो उसमें मूल रूप से 4 ही कंट्री था, मतलब BRIC था, और अफ्रीका जो है दक्षिण अफ्रीका बाद में जुड़ा था दोस्तों, ठीक। तो इसमें सबसे पहले करेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 11वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये ब्राज़ीलिया में हुआ था। ये ब्राज़ीलिया कहाँ है? ब्राज़ील में है दोस्तों, ठीक ना। और इस बैठक में किसने भाग लिया था? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाग लिए थे। अब देखते हैं कि अन्य संगठन जो थे, मतलब अन्य देश जो थे, उसके कौन कौन। तो आपको याद रखना कि ब्रिक्स में जो है सभी देशों के राष्ट्रपति भाग लिए थे, सिवाय भारत को छोड़कर, क्योंकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री भाग लिए थे। तो चलिए, उसका भी नाम हम नोट कर दिए हैं। रूस के वर्तमान अभी राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन है? साइरिल रामफोसा है। उसके बाद ब्राज़ील का राष्ट्रपति कौन है? जायर
जायर बोल्सोनारो है। आगे हम लोग चलते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2020 के गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति, और ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? जायर बोल्सोनारो है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं ब्रिक्स देशों की कुल जनसंख्या। तो इसमें देखिए क्वेश्चन होता है कि ब्रिक्स जो संगठन है विश्व के कुल जनसंख्या का कितना नेतृत्व करता है? तो वो 40% नेतृत्व करता है, ठीक। उसके बाद ये जीडीपी का कितना नेतृत्व करता है? जीडीपी दैट मीन्स का मतलब वर्ल्ड के जीडीपी का कितना? तो ये वर्ल्ड के जीडीपी का भी कितना करता है? ये 40% ही करता है। जनसंख्या भी 40% और वर्ल्ड के जीडीपी का 40% को ये क्या करता है? योगदान देता है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एपेक ये भी एक संगठन है, इसका फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। इसका 31वीं बैठक जो है रद्द कर दी गई थी, क्योंकि ये बैठक जो है चिली में होना था, मगर चिली में जो है जन विद्रोह के कारण इसे रोक दिया गया। चिली का राजधानी कहाँ? साटियांगो है, ठीक ना दोस्तों। तो इसमें जो फैक्ट है मैंने उसे नोट कर दिया, आगे आप लोग याद करेंगे। उसके बाद है कि ब्रिटेन का एक राजकुमार जो है भारत की यात्रा किया था, प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस चार्ल्स, जो कि हाल ही में भारत की यात्रा किया था। वो किस देश के थे? तो मैं पहले बता दिया, ब्रिटेन का है। आगे हम लोग चलते हैं, श्रीलंका में भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, काफ़ी उलटफेर हुआ है दोस्तों। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि श्रीलंका का राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो गोटाबाया राजपक्षे है। ये महिंद्रा राजपक्षे का छोटा भाई है, ठीक ना, क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रपति बना है। आगे हम लोग चलते हैं, आप देखिएगा कि कभी कभी बीपीएससी वगैरह या बिहार की जो भी रीजनल एग्जाम्स है वो कभी कभी राजधानी पूछता है। तो देखिए राजधानी कहाँ से पूछा जाता है, ये ध्यान में जब कीजिएगा, तो जहाँ भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं विजिट करते हैं तो उसी कंट्री का जो है कैपिटल पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? पैरामारिबो। और जापान के प्रधानमंत्री अभी कौन है? शिंजो आबे है। ये चूँकि जापान का अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया था, सबसे लंबी अवधि वाला ये प्रधानमंत्री बन गया है जापान का। चलिए आगे हम लोग चलते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष बहुत पूछा जाता है। तो आधार वर्ष इसका जो है 2005 से हटा के उसको 2012 किया गया है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर देखना है कि मुद्रास्फीति क्या होता है। तो मुद्रास्फीति का आकलन दोस्तों दोनों चीज़ पे किया जाता है, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे किया जाता है और थोक मूल्य सूचकांक, दोनों पे किया जाता है, ठीक। तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? जब मुद्रा का मूल्य क्या होता है? गिर जाता है, मतलब मुद्रा का जो है तरलता जो है बाजार में बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक। तो कहने का मतलब है जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तु का दाम बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। अब यहाँ पर दोनों बातों मैं ऐसे बोल दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक जो यहाँ लिखे हैं, ये दोनों का यूज जो किया जाता है मुद्रास्फीति के आकलन के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पर केवल ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका प्रकाशन कौन करता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय दिल्ली सरकार के दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है। और जैसे वहाँ पे हम बताए थे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2012। तो इसका थोक मूल्य सूचकांक का भी आधार वर्ष कितना? 2011-12 ही रखा गया है दोस्तों, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष क्या होता है। प्रत्येक देश के पास जो है विदेशी मुद्राओं का एक भंडार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष बोलते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए कि विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से सेक्शन आते हैं उसको हम लोग को देखना है। तो इसमें भारत की विदेशी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है। इसमें 4 प्रकार के संपत्ति को शामिल की जाती है, इसको मेन याद रखना। ये जो 4 प्रकार हम बोले उसको याद रखना। पहला जो आपका है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, दूसरा है स्वर्ण कोष, तीसरा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स मतलब विदेशी आहरण अधिकार, और चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास सुरक्षित राशि। तो ये चारों जब मिलता है तो वो विदेशी मुद्रा कोष कहलाता है किसी भी देश के लिए, चाहे भारत हो या अन्य कोई हो, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं कि 8 नवंबर 2019 तक भारत के पास कुल कितनी मुद्रा कोष थी? तो 447.808 अरब डॉलर है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज
कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है। तो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है दोस्तों ये 2020 से 2025 तक है। इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह के। और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच जो है राजस्व का बंटवारा करना। तो हाल ही फिलहाल में राजस्व का बंटवारा किया। पहले तो 40% स्टेट के लिए घोषित किया था 14वीं वित्त आयोग, बट 15वीं वित्त आयोग ने स्टेट के लिए 42% की घोषणा किया है। कितना किया है? 42%। इसको तो अवश्य याद रखें, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वित्त आयोग ने 15वीं वित्त आयोग ने राज्य के लिए कितने प्रतिशत करों का सिफारिश किया? तो 42%। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। MSME, तो इसका फुल फॉर्म केवल याद रख लीजिए, ये कोई खास ज़्यादा है नहीं, उद्योग से संबंधित है, खास करके लघु उद्योग से। तो MSME का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। और उसका फिर हिंदी हम नीचे लिख दिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के संबंध में। ठीक ना दोस्तों, उद्योग से खास करके ये संबंधित और कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं कि ये तो बहुत ही MBBI, इसको जितना कहा जाए उतना कम है, ये MBBI है दोस्तों। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में हमने ये इसको नोट किया है, और आप गौर से जब देखेंगे तो आपको ये जो है ना नज़र आएगा। भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता, तो देखिए भारत का विद्युत उत्पादन में पूरे विश्व में रैंक जो है 3rd है। पहला स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है। उसके बाद नवंबर 2000, देखिए डाटा जो चूँकि जनवरी का मैगजीन हम पढ़ रहे हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण का एक रूल है कि जब आप जनवरी का पढ़िएगा तो उससे पीछे का 1 मंथ का डाटा रहता है। ठीक ना, अगर फरवरी का मैगजीन पढ़िएगा तो जनवरी का डाटा रहेगा। ठीक ना, तो पीछे का रहता है। तो ये नवंबर 2019 तक जो है भारत कितना मेगावाट का उत्पादन कर रहा है? तो 3,63,370 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि भारत में विद्युत उत्पादन के कितने क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर जो है 4 क्षेत्र हमने लिखा है। सबसे पहला क्षेत्र जो है तापीय विद्युत है, दूसरा जो है जल विद्युत है, और तीसरा जो है नाभिकीय विद्युत है, और चौथा जो है नवीकरणीय विद्युत है। ठीक, अब चलिए 1 बाय 1 करके हम सबको डिटेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखना है इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि भारत के विद्युत उत्पादन में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। तो आप देखिए परसेंटेज हम लिख दिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जो है विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो तापीय विद्युत का होता है, 63.2% है। जल विद्युत का 12.6% है। नाभिकीय विद्युत का 1.9% है। और नवीकरणीय विद्युत में होता है क्या? सौर ऊर्जा हो गया, मतलब सौर ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय में आ जाता है। 22.7% है दोस्तों। तो आपको सबसे पहला पोजीशन तापीय विद्युत रख रहा है, और दूसरा कौन रख रहा है? नवीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी कर रहा है। ठीक ना, अब इसमें थोड़ा सा हम और डिटेल कर दिए हैं कि तापीय विद्युत में किसको किसको शामिल किया जाता है। तो कोयला आधारित विद्युत को, लिग्नाइट आधारित विद्युत को, गैस आधारित विद्युत को, और तेल आधारित, 4 सेक्शन को इसमें मिलाया गया। तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हमने कुछ नोट किया है कि विद्युत उत्पादन कौन कौन से रिएक्टर है। तो कैगा कर्नाटक में है, काकरा पार ये गुजरात में है, कुडनकुलन तमिलनाडु में है, कलपक्कम भी तमिलनाडु में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, रावतवाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, चुटका MP में है, जैतपुर महाराष्ट्र में है, भीमपुर MP में है, और आप जो देख रहे हैं छाया मीठी बिरडी ये गुजरात में है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो आप इसको 1 बाय 1 करके याद कर लेंगे। अगला हम लोग चलते हैं। अगला है नवीनतम राष्ट्रीय घटना पर आधारित। तो चलिए इसमें डायरेक्ट हम फैक्ट को लिखें, ज़्यादा इसमें कुछ हम डिटेल नहीं किए, जो डिटेल करने का था मैंने उसे डिटेल कर ही दिया था। रेलवे वित्त के संबंध में प्रशिक्षण देने हेतु एक जो है नवीनतम संस्था को गठित किया गया। तो उसका नाम है IRIFM, मतलब इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसकी स्थापना कहाँ गया है? सिकंदरा तेलंगाना में किया गया है। ठीक ना, और इसका उद्घाटन कौन किए हैं? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव किए हैं। आगे हम लोग चलते हैं। भारत का वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है? सोमा राय बर्मन है। 2019 के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मतलब राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया गया? तो गुलाब कोठारी को दिया गया है। ये राजस्थान पत्रिका समूह से जुड़ा हुआ है। मिस्टर, जैसे महिला में मिस यूनिवर्स होता है उसी तरह पुरुष में मिस्टर यूनिवर्स होता है। तो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब 2019 के लिए किसने जीता है? चित्रेश नेटसन ने जीता है। ये केरल का है दोस्तों। ठीक ना, तो यहाँ पे सुंदरता पे नहीं होता दोस्तों, यहाँ बॉडी बिल्डर पे होता है, मिस्टर यूनिवर्स होता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MBBI, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? सर
डेविड एटनबरो को दिया गया। 21 क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी से जुड़ा हुआ है। इसमें कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो 25 लाख का। इसका शुरुआत कब से किया गया था? तो 1986 से किया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी की जब मृत्यु 1984 में हुआ था, तब तत्पश्चात इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना 1986 में किया गया था, और तब से जो ये इंदिरा गांधी पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किपचोगे कीनिया को दिया गया पुरुष के क्षेत्र में, और दलहिलाह मोहम्मद ये महिला को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार। आगे हम लोग चलते हैं। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया है। ये कहाँ के कवि है? तो मलयालम कवि है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख दी जाती है, और साथ में बागदेवी की प्रतिमा दी जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें लिख दिए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाओं का विवरण मिलता है, तो उसमें कुल 22 भाषा है। तो 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को प्रतिवर्ष इसमें पुरस्कार मिलता है दोस्तों, ठीक। तो अब की बार जो मिला है वो मलयालम भाषा को मिला हुआ है। तो अब चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ कब हुआ? 1965 से आरंभ हुआ। प्रथम विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। किस भाषा के लिए? मलयालम कवि ये भी थे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका पॉइंट देखते हैं, खास करके हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पूछता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए प्रथम विजेता कौन थे? सुमित्रानंद पंत थे। हिंदी भाषा के लिए प्रथम महिला विजेता कौन थे? महादेवी वर्मा थे, यामा के लिए इसको मिला था। प्रथम महिला विजेता डायरेक्ट अगर पूछेगा तो, चूँकि महादेवी वर्मा को बाद में मिला था, हम निकले क्रम में ऊपर कर दिया, अलग सी बात है, मगर उसको बाद में मिला था दोस्तों, ठीक ना। तो प्रथम महिला विजेता आशापूर्णा देवी थी, ये बांग्ला कवि थी। उसके बाद उर्दू के लिए प्रथम विजेता जो है फिराक गोरखपुरी थे। उसके बाद कश्मीरी भाषा के लिए प्रथम विजेता रहमान राय थे, और अंग्रेजी भाषा के लिए पिछले वर्ष ही अमिताभ घोष को दिया गया था दोस्तों। तो इतना आप इसमें फैक्ट याद रख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। सुधीर धर, इसकी हाल ही में मृत्यु हुई जाने माने कौन थे? ये कार्टूनिस्ट थे, ठीक ना। आपको इसका सेक्स मतलब क्षेत्र याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह, ये बिहार से संबंधित थे। इसको बाद मतलब इसके बारे में भी बहुत बेहतर ढंग से आपको जानना है। ये जाने माने गणितज्ञ थे, और विशेष रूप से ये तब जाने गए थे जब नासा के लिए स्पेशली कुछ कार्य किए थे। और जानते हैं ये नासा के लिए जो कार्य किए थे, तो उसमें कंप्यूटर पे नहीं बल्कि ये अपने मैथमेटिक कैलकुलेशन से, कलम से ही उतने की गणना कर दी थी, इसलिए काफ़ी फेमस रहा था। और इस हाल ही में इसकी मृत्यु हुई है, और ये खास करके मानसिक रोग सिजोफ्रेनिया से ग्रसित थे। आगे हम लोग चलते हैं। टी.एन. शेषन, ये भी इनकी भी मृत्यु हाल फिर मतलब नवंबर में ही हुई है दोस्तों। तो इसके बारे में भी फैक्ट जान लेते हैं कि 1990 में ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और ये मुख्य चुनाव आयुक्त काफ़ी विवादित रहा था, इसलिए कि भारत में ये पहला मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा था जो कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए जाना जाता है, ठीक। तो इसलिए इसको जब 1996 में मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। आगे हम लोग चलते हैं। जापान के संसद का क्या नाम है? डायट है। और भारत का पूछा जाए तो भारत का तो वही भारत को हम लोग हिंदी में संसद ही बोलते हैं, और इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स के लेखक कौन है? तो अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुप्ले हैं, क्योंकि ये मतलब ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिसे 2019 में जो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे हम लोग चलते हैं। अगला है, पूर्वोत्तर राज्यों का 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 में कहाँ आयोजन किया गया था? तो इम्फाल मणिपुर में किया गया था दोस्तों, ठीक। और इसका उद्घाटन कौन किया था? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्र शक्ति दिवस किसके बीच होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। दस्तलिक 2019 क्या है? तो ये भी एक संयुक्त युद्धाभ्यास है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। जायर अल बहर 2019 ये क्या है? तो ये भी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और कतर के बीच हुआ है, ठीक। उसके बाद आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो लेह लद्दाख में किया जाता है, ठीक। अभी हाल फिलहाल में आपको पीछे हम बताए थे सोबा रिगपा बताए थे ना, तो ये सब उसी के संरक्षण के लिए उसको बनाया गया है। आगे हम लोग चलते हैं। 2019 का बर्ड ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल के लिए एक बर्ड को जो है चुना जाता है, तो वो कौन सा बर्ड है 2019 के लिए? तो क्लाइमेट इमरजेंसी बर्ड है। आगे हम लोग चलते हैं। गेम्स में मैराथन की दौड़ कितने किलोमीटर की होती है? 42.195 किलोमीटर की होती है। देवधर ट्रॉफी का विजेता 2019 में कौन टीम है? टीम बी है।
टीम सी को हराया है दोस्तों। और देवधर ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं। 4 टेस्ट मैच पारी के अंतर से जीतने वाला विश्व का प्रथम क्रिकेट टीम कौन है? तो भारत है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। भारत अपना पहला डे नाइट मैच कब खेला? 2 नवंबर 2019 में खेला था। विजेता कौन है? भारत है। और उपविजेता कौन है? बांग्लादेश है। डे नाइट मैच की खासियत ये है कि गुलाबी रंग के गेंद से इसमें खेला जाता है। पहला डे नाइट टेस्ट मैच कब खेला गया था? 2015 में। और उसमें उसका विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था दोस्तों। और सबसे ज़्यादा डे नाइट मैच विजेता पूछा जाए तो आपको ऑस्ट्रेलिया ही होगा। फिरोज शाह कोटला हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि इस स्टेडियम का नाम चेंज किया गया था। किसके नाम पे पड़ा था? अरुण जेटली के नाम पे पड़ा है। इसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम है। और ये कहाँ है? दिल्ली में। फेड कप, ये महिलाओं का टेनिस चैंपियन कप है। और इसके विजेता कौन है? फ्रांस है। और विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। डेविस कप, ये पुरुषों का टेनिस चैंपियन कप है। इसके विजेता स्पेन है। और विजेता कौन है? कनाडा है। और लास्ट में आपका दोस्तों है सैयद मोदी कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और लुइस हैमिल्टन का संबंध, तो पहले आप जान जाइए कि लुइस हैमिल्टन जो है यह एक रेसर है और ये मर्सिडीज टीम के लिए ये काम करती है दोस्तों। तो आज प्रतियोगिता दर्पण की इस सीरीज में आज इतना ही। और जितना हमें इम्पोर्टेंट लगा सभी क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है। तो आप कोशिश करें कि जितने मैं टॉपिक को लिखा हूँ तो आप भी अपने कॉपी पे नोट करें और इसको बेहतर ढंग से रिवीजन करें। और अगर बेहतर ढंग से रिवीजन करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि करंट इससे बाहर कहीं नहीं जाएगी। तो रेडियंट क्लास के तरफ से आप लोगों का धन्यवाद।